gentlemen, we rarely get this kind of opportunity to listen the words of such a great personality, the SSB Commandant, Shri Praful Kumar ji. I request everyone, please welcome him onto the stage with a huge round of applause. Sir, please. ये सामने कुछ दिख नहीं रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। आर्य विद्यापीठ विद्यालय के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर SP सिंह चेयरमैन, मिस्टर रंजीत कुमार मैनेजिंग डायरेक्टर, अभी हम लोगों ने हमारे इस इलाके के शिक्षाविद और एक प्रखर वक्ता जिनको सुना, श्री कुमार सर्वेश जी, आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जो उपस्थित थीं श्रीमती प्रीति गुप्ता, अभी तो वो शायद चली गई हैं, आर्य विद्यापीठ की प्रिंसिपल, उपस्थित अन्य सम्मानित अतिथिगण, आर्य विद्यापीठ के विद्यार्थियों के गौरवान्वित पेरेंट्स, और आज ये कार्यक्रम जिनके कारण और जिनके हेतु हो रहा है, आर्य विद्यापीठ के प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आर्य विद्यापीठ की प्रिंसिपल और उनके प्रबंधन से जुड़े समस्त जो भी लोग हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्हें कहीं से इस बारे में पता चला कि यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल की एक इकाई है और उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रण के लिए, निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे ही मैं बोलता हूँ कि सशस्त्र सीमा बल, क्योंकि यहाँ पर मेरी उपस्थिति इसलिए नहीं है कि मैं प्रफुल्ल हूँ, प्रफुल्ल कुमार सिंह हूँ, मैं यहाँ पर एक संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मेरी थोड़ी सी जिम्मेवारी बनती है कि आप लोगों को उस संगठन के बारे में यहाँ पर मैं बताऊँ। सशस्त्र सीमा बल पूर्वी चंपारण के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। अगर हम सशस्त्र सीमा बल के ओरिजिन की बात करें, सशस्त्र सीमा बल एक ऐसी संस्था है जिसकी संकल्पना भारत चीन युद्ध के बाद 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ, ये मैं चाहूँगा कि बच्चे ध्यान से सुने, बातचीत न करें, और बड़ी आपकी ज़रूरत की चीज़ है, आपको पता भी होना चाहिए कि 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ, उस समय जब युद्ध हुआ तो युद्ध का परिणाम हमें पता है कि उसमें चूँकि हमारे राष्ट्र को स्वतंत्र हुए अभी ज़्यादा वर्ष भी नहीं हुए थे, युद्ध के उपरांत युद्ध के कारण और उसके परिणाम पर जब चर्चा हुई तो नीति निर्धारकों को ये महसूस हुआ कि जो हमारे राष्ट्र के सीमांत राज्य हैं, जो बॉर्डर पर अवस्थित राज्य हैं, खास कर जब हम उत्तर पूर्व की बात करते हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, वो राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं थे। जब भारत चीन का युद्ध हुआ, ऊपर से आप उल्टा देखेंगे कि अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो कहीं न कहीं फिजिकल अपीयरेंस चाइनीज़ फोर्सेस की भारतीय से ज़्यादा उत्तर पूर्व के लोगों से मिलती थी। जो जिस स्तर का विरोध, जिस स्तर का अपोजिशन चीनी सेना को
भारतीय नागरिकों से जो उस राज्य में रहने वाले थे मिलनी चाहिए थी, ऐसा महसूस हुआ कि उस स्तर का विरोध नहीं किया गया। कारण जैसा मैंने बताया कि राष्ट्र को स्वतंत्र हुए 15 वर्ष ही हुए थे और हम अभी स्वतंत्रता के उपरांत की जो जटिल समस्याएं थी, जो बेसिक समस्याएं थी, उससे निपटने में लगे हुए थे। उस समय एक ऐसे बल की संकल्पना की बात की गई जो उन समस्त सीमांत के राज्य जो हैं वहाँ पर जाए, वहाँ के नागरिकों के बीच में कार्य करे और उनको राष्ट्र के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करे। इसी संकल्पना के साथ एसएसबी जो हम बोलते हैं, उस समय इसका नाम सशस्त्र सीमा बल नहीं था, उस समय इसका नाम था स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो, का गठन किया गया 1963 में। और गुजरात, राजस्थान से लेकर नॉर्थ और फिर उत्तर पूर्व के समस्त राज्यों में जो हमारे बॉर्डर के राज्य हैं, वहाँ पर एसएसबी जो कि स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो था, उनकी ड्यूटी लगाई गई और वो विभिन्न नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स और अलग अलग तरह के कार्यों के द्वारा उन इलाकों में कार्य करते थे। वहाँ के लोगों के बीच में जाकर राष्ट्र के प्रति कैसे उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उसमें कैसे उनके बीच में राष्ट्रीयता की भावना जगाई जाए, उसके बारे में कार्य करते थे। अपने दिए गए उस भूमिका में स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो ने बहुत ही अच्छा कार्य किया और आज हम और आप जब भी इन तथाकथित सीमांत राज्यों में जाते हैं, वहाँ पर अगर हमें खास कर अगर हम उत्तर पूर्व की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, बाकी राज्यों में करें, तो वहाँ पर जो राष्ट्रीयता की जो अलख जलती हुई दिखती है, उसके पीछे स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो का बहुत बड़ा योगदान था। फिर 1999 में जैसा हमें पता है कारगिल वार हुआ। कारगिल वार के समय एक सीमा और एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट आया और उस समय तक चूँकि स्वतंत्रता के काफ़ी वर्ष हो चुके थे, एसएसबी अपनी पुरानी रोल में बहुत अच्छा कार्य कर चुकी थी। अब ये महसूस नहीं हुआ कि इस तरह की फोर्स की ज़रूरत है, लेकिन उस समय तक हमारा नेपाल और भूटान के साथ जो बॉर्डर था, वहाँ पर अवांछनीय तत्वों की सक्रियता बढ़ चुकी थी। ये बॉर्डर जो कि हमारा मित्रवत बॉर्डर है, फ्रेंडली बॉर्डर है, वहाँ से ऐसी घटनाएं होने लगी थी जिससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा था। तो सशस्त्र सीमा बल पहले स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो के तौर पर अपने लोगों के बीच में ही काम करती थी। अपने लोगों के साथ कैसे कार्य किया जाता है उसके बारे में उसके अनुभव को देखते हुए सशस्त्र सीमा बल नामकरण चेंज किया गया। रही वो एसएसबी ही, लेकिन वो स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो से सशस्त्र सीमा बल हो गई और उसको फिर भारत नेपाल और भारत भूटान, चूँकि दोनों हमारा फ्रेंडली कंट्री है, लोगों की आवाजाही पर किसी तरह का रोक नहीं है। यहाँ पर कोई फेंस्ड बॉर्डर नहीं है, ऐसा नहीं है कि जाली लगाई हुई है और कोई एक जो जगह निर्धारित है जहाँ से लोगों का आना जाना अलाउ किया गया है। हर जगह से अनगिनत रूट हैं। बोलते हैं कि रोटी और बेटी का संबंध है भारत नेपाल के बीच में। जो भारतीय नागरिक हैं उनके खेत जो हैं नेपाल में हैं, नेपाल में रहने वाले लोग हैं उनके खेत भारत में हैं, बिजनेस है, व्यापार है। तो ऐसे चुनौती भरे सीमा की सुरक्षा का दायित्व सशस्त्र सीमा बल को दिया गया। चुनौती भरा क्योंकि कई बार इस बारे में चर्चा होती है कि अरे सशस्त्र सीमा बल तो फ्रेंडली बॉर्डर पर, यहाँ पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं। लेकिन मैं उनको बताता हूँ कि जहाँ भी आप, जैसे हम बात करें भारत पाकिस्तान बॉर्डर, पूरा बॉर्डर आपका फेंस है, जगह निर्धारित है कहाँ से आना जाना हो सकता है। अगर उसके अलावा आप कहीं से भी आना जाना करते हैं तो इसका मतलब है कि आप गलत कर रहे हो और आपको रोका जाएगा। यहाँ पर कौन सा व्यक्ति, कौन सी गाड़ी,
हर दिन आने जाने वाले लोग किस मंशा के साथ आ रहे हैं, अंदर उनकी सोच क्या है, ये हमें पता नहीं। ऐसे बॉर्डर पर कार्य करना निश्चय ही चुनौतीपूर्ण है। आप सब लोग जो यहाँ पर प्रबुद्ध जन बैठे हैं, जो बच्चे बैठे हैं, आप सब लोग इसी पूर्वी चंपारण मोतिहारी के रहने वाले लोग। इसमें से हो सकता है कई लोग ऐसे हों जो कि जिस बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ से भी संबंध रखते हों। सशस्त्र सीमा बल विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा उस पूरे इलाके में राष्ट्र की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है उसको कर रहा है। लेकिन किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा तब तक पूरी तरह सुनिश्चित नहीं की जा सकती जब तक वहाँ के नागरिक, वहाँ के उस इलाके के रहने वाले लोग इसके बारे में अवेयर न हो। और वो, अगर मैं बोलूँ कि देश की जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उसके आँख और कान के तौर पर कार्य न करें। कितना आसान हो जाएगा इस बॉर्डर की सुरक्षा या उस बॉर्डर की रक्षा करना जब वहाँ के हर एक नागरिक अपने आप को, अपनी इस जिम्मेवारी को महसूस करे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बच्चों ने, जो यहाँ पर हैं विद्यालय के, इतने सशक्त छोटे छोटे बच्चों ने सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको यहाँ पर कवर किया है। आपने देखा कि एक बच्चों का ग्रुप आया जिसने स्वच्छ भारत के ऊपर बात की, एक बच्चों का ग्रुप अभी आया जिसने चाइल्ड लेबर के ऊपर बात की। इस तरह की संकल्पना के साथ इस तरह के प्रोग्राम करना इतने छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आर्य विद्यापीठ जो पिछले 20-21 वर्षों से कार्य कर रहा है वो निश्चय ही एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये तो थी सशस्त्र सीमा बल की बात। अभी मेरे से पूर्व जो वक्ता थे कुमार सर्वेश सर, पहले तो मैं प्रबंधन से ये भी आग्रह करूंगा कि मैं सोच के आया था कि जिन विषयों पर मैं बोलूंगा, जिन बिंदुओं को मैं टच करूंगा, सर ने ऐसा कोई बिंदु नहीं छोड़ा जो कि मैं बोल सकूं अब। और सर मैं बता दूं, पिछले 2 वर्षों से मैं मोतिहारी में हूं। आज आपको सुनकर, मतलब पिछले 2-3 वर्षों से मैंने इतने प्रखर वक्ता और अपनी बात जो आपके सामने ग्रुप है, इतनी क्या बोलेंगे, इतनी रिलेवेंट बात, इतनी संदर्भ जो कि उनसे संबंधित है, बहुत दिनों बाद सुनने को मिला। तो मेरा यहाँ आना सबसे बड़ी बात है कि सफल हो गया कि आपको सुनने का मौका मिला। सर ने कई सारी चीज़ें बताई, उसमें एक पॉइंट जो बताया कि बच्चे वो नहीं करते जो हम बोलते हैं। ये बच्चों के ऊपर नहीं, सबके ऊपर लागू होता है। वो नहीं करते जो हम बोलते हैं, वो करते हैं जो वो देखते हैं। हर एक घर में बच्चे होते हैं, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। और बच्चे जब होते हैं, 2 भाई हुए, भाई बहन हुए, तो हम सबको पता है क्या होता है। फिर आपस में छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी वजह से उनके बीच में टकरार होती है, और टकरार होती है तो उसमें फिर जो बड़ा होता है वो छोटे को क्या करता है। हाँ, बच्चे अगर सुन रहे हैं तो बचाएं। जो बड़ा होता है उसकी एक सहनशीलता की लिमिट होती है, सीमा होती है। जब तक उससे बर्दाश्त होता है वो बर्दाश्त करता है, और उसके बाद नहीं तो फिर अपने बड़े होने का धर्म का पालन करता है और उसके ऊपर हाथ उठा देता है। जब शाम में, इवनिंग में उसके पिता घर पर आते हैं तो वो बताता है, छोटा वाला बताएगा, फिर कंप्लेन करेगा, शिकायत करेगा, क्योंकि छोटा है तो वो ज़्यादा प्यारा है। वो कंप्लेन करता है कि पापा देखिए भैया ने मुझे मारा, तो दीदी ने मुझे मारा, वट एवर इट इज। अब पिताजी क्या करेंगे, बेचारे दिन भर तो ऑफिस से काम करके आए हैं, थक कर आए हैं, तो वो अपने बड़े बेटे को समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़े होके छोटे के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगले दिन फिर वो ऑफिस जाते हैं, फिर दिन भर का कार्य होता है,
अगले दिन फिर कंप्लेन होती है, फिर वो समझाते हैं। अगर वो बहुत सहनशील हैं, बहुत धैर्यवान हैं, बहुत संयम वाले हैं, तब तो समझाएंगे, नहीं तो एक समय आएगा जब वो अपने बड़े बेटे के ऊपर उसको अच्छे से समझाने के लिए हाथ उठाएंगे, उठाते हैं और बोलते क्या हैं, बड़े होके छोटे को मारते हो। पिताजी अपने बड़े बेटे को या बड़ा जो है जिन्होंने छोटे को परेशान किया है, मारा है, उसको समझाने के लिए उसके ऊपर हाथ उठाते हैं और बोलते हैं बड़े होके छोटे को मारते हो। अब वो बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि कौन सी बात का पालन करूं, जो पापा बोल रहे हैं वो या जो पापा कर रहे हैं वो। अगले दिन फिर पिताजी आते हैं और फिर वही कंप्लेन आ जाती है। तो बोलने का मतलब है कि बच्चा देख रहा है कि पिताजी मुझे खुद इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो बड़े हैं, लेकिन कह रहे हैं कि बड़े होकर छोटे को मारते हो। तो वो उसको फॉलो ना करके उस चीज को फॉलो करता है जो घर के बड़े पालन कर रहे हैं। तो चाहे जब बात करें हम स्वच्छ भारत की, चाहे हम बात करें चाइल्ड लेबर की, चाहे अन्य किसी भी विषय पे जब हम बात करें, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ये होता है कि क्या हम सही मायने में खुद उन विषयों का पालन कर रहे हैं, उन विषयों को, उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। कई घर, कई सारे व्यवसाय ऐसे हैं जहाँ पर चाइल्ड लेबर को हम सस्ते श्रमिक के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए लगा रहे हैं, बच्चों को लगा रहे हैं, जहाँ उनकी उम्र आज के समय में शिक्षा पाने की है और बाकी चीज़ों की है, वहाँ पर उनको हम लगा रहे हैं। और जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि भाई चाइल्ड लेबर रोकना चाहिए। वैसे ही हम बड़े बड़े कैंप लगा रहे हैं, बता रहे हैं, स्वच्छता के बारे में बता रहे हैं, लेकिन क्या हम सही मायने में अपने जीवन में उसको अमल में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, वो महत्वपूर्ण। आप देख लीजिए हमारे अपने शहर की स्थिति, बहुत ही खूबसूरत शहर है। अभी मैं पढ़ रहा था, अभी हमारे पहले एक आए भी थे जो मोतिहारी प्रबुद्ध वर्ग से हैं और भाषण दिए, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ। उसमें सबसे पहला यही था कि जो हमारा झील है मोतिहारी का, जो पॉइंट है उसमें कि हर स्तर पर हम लोग उठाते हैं, लेकिन झील की सुंदरता के लिए, झील की स्वच्छता के लिए जितने कदम प्रशासन को उठाने हैं वो नहीं उठाया जा रहा है। जब मैं ट्रेनिंग के दिनों में था तो हमारे बीच में एक गेस्ट फैकल्टी आए थे, मिस्टर यावर बेग, और उन्होंने मेरे को एक घटना बताई थी, हम लोगों को घटना बताई थी कि वो यूएस में गए थे, कैलिफोर्निया या कहाँ, और जब वहाँ पर रुके थे तो इवनिंग में वहाँ पर बहुत ही जोर का बवंडर आया, साइक्लोन आया और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जब वो सुबह उठे तो सोचे कि एक बार देखें नुकसान का, तो जब वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो वहाँ पर देखा कि जितने लोग थे सब लोग कार्य कर रहे थे, उसको रीस्टोर करने का प्रयास कर रहे थे। अब ये गए तो इन्होंने बोला अरे भाई क्या कर रहे हो, तो बोला हम लोग इसको ठीक कर रहे हैं। तो आप कौन हैं, तो बोला कि हम लोग यहाँ के सिटीजन। तो उन्होंने बोला अरे ये तो आप लोग का काम थोड़ी, ये तो प्रशासन का काम। सिटीजन ने जो जवाब दिया वो यही था कि भाई प्रशासन कौन है, हम भी तो प्रशासन ही है, हम अपना काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आपके घर के सामने पड़ा हुआ कूड़ा आपको लगता है कि कोई दूसरा उठा कर जाएगा, इस सोच से हमें बाहर आना है। ये छोटे छोटे बच्चे जब इतने बड़े पैगाम इतने बड़े स्टेज पर देते हैं तो उसके पीछे मकसद यही है कि ये बच्चे न सिर्फ खुद इसका पालन करेंगे बल्कि आपके और हमारे जैसे पेरेंट्स को भी इसके बारे में, इनको फॉलो करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और बोले तो मजबूर करें। तब जाकर हमारा ये मोतिहारी, तब जाकर हमारा ये समाज, तब जाकर हमारा ये राष्ट्र सही मायने में जो हम बोलते हैं एक बेहतर राष्ट्र और एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ सकता है। तो इन चीज़ों को हमें एज ए पेरेंट्स सबसे ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है। बोलते हैं, संस्कृत का एक श्लोक भी है
क्या है, उपाध्यायान दशाचार्याम आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तुम पितृन माता गौरवेण अतिरिच्यते। अर्थात उपाध्याय वो भी पढ़ाने वाले ही होते हैं। उपाध्याय से 10 गुना ज़्यादा महत्व आचार्य का है, आचार्य से 100 गुना ज़्यादा महत्व पिता का है, और पिता से भी हजारों गुना ज़्यादा महत्व माता का है। किसके लिए? एक बच्चे के विकास के लिए। तो अब हमें ये निश्चित करना है कि क्या हम अपने बच्चों के विकास के लिए, उसके भविष्य को संवारने के लिए जितना कंट्रीब्यूशन हमें देना था हम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। विद्यालय है, विद्यालय का कार्यक्रम है, और जैसा कि प्रीति मैम ने भी जाने के पहले अपने भाषण में बोला था कि हमें हमारे विद्यालय के दिनों की याद दिला देता है। गुरु जो होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, उनका एक बहुत ही बड़ा महत्व है हम लोगों के जीवन में। मैं भी, सर्वेश सर ने नाम भी लिया उस विद्यालय का, नेतरहाट विद्यालय। सर मैं भी नेतरहाट विद्यालय का पढ़ा हूँ, 92 to 96 बैच। विद्यालय का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है, इसको जब हम छात्र होते हैं तब समझ में नहीं आता। अगर आप अच्छे विद्यालय में हैं, अगर आपके शिक्षकों की गुणवत्ता, और शिक्षक तो खैर क्या बोले, शिक्षक है कि इनके साथ इस तरह के पदों का इस्तेमाल ना करें कि गुणवत्ता, क्योंकि वो गुणी हैं इसीलिए वो हमारे शिक्षक। तो उनकी बातों को ध्यान से सुने, उसको अमल में लाएं, और अमल में लाकर कैसे हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। जैसा कि सर ने भी बोला था, एक अच्छे नागरिक बनना है। अगर आप एक अच्छे नागरिक बन गए तो बाकी सफलता सब कुछ आपके पास खुद ही चली आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा पॉइंट अब मेरे पास है नहीं बोलने को। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे थे, लेकिन वो पॉइंट्स हमारे पहले के जो वक्ता हैं उन्होंने कवर कर लिया है। सशस्त्र सीमा बल, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर डिप्लॉयड है। हमारा बटालियन हेडक्वार्टर पिपरा कोठी में है। मैं चाहूँगा कि बच्चों के साथ, क्योंकि ये बच्चे ही कल जाकर राष्ट्र की ये धरोहर हैं आज के समय में, और आने वाले समय में राष्ट्र की बागडोर इनको संभालनी है, तो इनको अपने सुरक्षा बलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह का इंटरैक्शन बहुत ही उपयोगी होता है, और इसके लिए मैं फिर से एक बार पूरे विद्यालय परिवार का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में मेरे परिवार के साथ यहाँ पर बुलाया। बहुत ही आनंद हुआ, और इन बच्चों के कार्यक्रम के लिए जिन्होंने आज की इस संध्या बोले या जो प्रोग्राम हो रहा है उसके तहत बहुत ही अच्छा और एक मीनिंगफुल, सार्थक संदेश देने का प्रयास किया है, वो निश्चय ही बधाई के पात्र हैं। जितने लोग भी इसमें शामिल हैं उन लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और निश्चय ही जिस तरह के कार्यक्रम आप लोगों ने प्रस्तुत किए हैं, जिनकी भी ये सोच है और ये जो नाम आपने दिया है प्रतिबिंब, वो आर्य विद्यापीठ के एक सही प्रतिबिंब को प्रदर्शित करता है, सही इमेज को दर्शाता है। और मुझे उम्मीद है कि आर्य विद्यापीठ के जितने भी छात्र हैं, जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, वो बच्चे अपने परिवार के लिए, अपने विद्यालय के लिए, अपने ज़िले के लिए खूब नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथ एक बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।